बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम इस जो एस्केप वेलोसिटी है इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी सच दैट इट एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। कि ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो हम किसी बॉडी को देते हैं और वो बॉडी क्या करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली जाती है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ थ्रो करें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए, तो उस वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी हमने उसको दी है, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ओके हो गया। तो यहाँ पर देखें, एक एग्जांपल के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। और अर्थ की सरफेस के ऊपर ये बंदा खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक बॉल है। ओके हो गया। और अर्थ के आसपास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब आपको पता है इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। यानी अर्थ हर चीज़ को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ज़रिए से। ठीक है। और वो किस वजह से है? क्योंकि इसके आसपास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये चीज़ें तो हम सबको पता है। तो मैं क्या करूँ, अक्सर ना आपने देखा होगा, बल्कि देखा क्या होगा, बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर हम ऐसे किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करें ना, तो वो क्या होगी, एक सर्टेन हाइट पर जाकर वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। मतलब जैसे ये मार्कर है, मैं इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ तो सर्टेन हाइट पे जाकर क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। लेकिन अगर जस्ट सोचने की हद तक ये कॉन्सेप्ट रखना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सोचने की हद तक बस इसको समझना है कि अगर मैं इस मार्कर को इतनी ज़ोर से फेंकूँ ऊपर की तरफ कि ये हमारे पास, जैसे ये अगर हम इस बंदे की मिसाल लें कि इतनी ज़ोर से ये ऊपर बॉल फेंके कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चली जाए, तो हमारे पास क्या ये बॉल नीचे आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इतनी वेलोसिटी के साथ फेंका है कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई है। अब उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही, अब ये बॉल नीचे नहीं आएगी। तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई। तो ऐसी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की एक्ट नहीं कर रही, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कहें कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है। यानी कि अगर हम बॉल को इन्फिनिटी के ऊपर फेंकें तो फिर हमारे पास हम कहते हैं कि वो वापस नहीं आएगी। ओके हो गया। तो ये अक्सर हम यूज़ करते हैं जब हम कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं या कोई रॉकेट वगैरह हम लॉन्च करते हैं, तो हम इतनी वेलोसिटी से उसको देते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। ठीक है। ये तो एग्जांपल जस्ट समझने के लिए थी, इतनी ज़ोर की बॉल कौन फेंके। ठीक है। तो बहरहाल अब इसकी ना हम डेरिवेशन करते हैं, एक फार्मूला डिराइव करते हैं जिससे हम जो एस्केप वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब वो फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो चीज़ देखें। यहाँ पर देखें, हमने ना एक सिचुएशन ली हुई है। सिचुएशन हमने क्या ली है कि हमारे पास ये जो है ना, यहाँ सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक ये अर्थ का रेडियस है जिसको हम आर ई से शो कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं? आर ई से शो कर रहे हैं। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और जो बॉल है ना, कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बॉल है, वो हमारे पास मान लें यहाँ पर है, जिसका मैस कितना है? m है। और जो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर है। याद रखिए, अभी बॉल जो है ना वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर नहीं है, बल्कि सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ हाइट पे है और ऊपर की तरफ जा रही है। और अर्थ के सेंटर से इस बॉल का डिस्टेंस कितना है? मान लो वो है r। ठीक है। वो क्या है? r है। अब बॉल में कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ जा रही है और इस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है? डाउनवर्ड। ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी ये अर्थ की सरफेस के ऊपर नहीं है, अर्थ की सरफेस से ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर है और वहाँ से क्या कर रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। और उस पॉइंट से लेकर ये जो अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है वो r है। ठीक है। अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट के ऊपर है। तो हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड। अब जो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू कितनी है? F इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। where m is mass of earth, small m is mass of object, r is distance between
ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ओके हो गया। नेगेटिव का साइन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव है। बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, अट्रैक्टिव है, इस वजह से हम इसका क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं। बॉल अपवर्ड, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड, इस वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट हाइट आर फ्रॉम अर्थ सरफेस। हो सकता है आपको लाइन नजर ना आ रही हो, लेकिन मैंने बोल रहा हूं तो इसको लिख लें। वो कितनी है? फिजिकल माइनस जी एम ई और एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, जाहिर सी बात, हम किसी फोर्स उसको नीचे से फेंकेंगे ना, तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा उस बॉडी के अंदर। वो कितना होगा? एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके हो गया। अब ए क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी ये क्या होता है? ए होता है, तो एम इंटू डी वी बाई डी टी। ओके हो गया। अब इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय डी आर कर देना है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई भी डी आर से कर दिया, डिवाइड भी क्या कर दिया? डी आर से कर दिया। तो अब हमारे पास जो ये चीज़ है, ठीक है, डी आर बाय डी टी, ये क्या है? ये तो हमारे पास वेलोसिटी नहीं होती कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो m और डी आर बाई डी टी की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? v, और ये हमारे पास डी वी बाई डी आर, यहाँ पर डी टी नहीं आएगा, यहाँ पर डी आर आएगा, ठीक है? ये डी वी बाई डी आर उसी तरह, ठीक है? फिर से इसको समझ लें कि डी आर बाई डी टी हमारे पास क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी होता है, और ये डी वी बाई डी आर हमने उसी तरह लिख दिया। ओके हो गया। अब यहाँ पर ना इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को हमने कंपेयर करना है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? इसको हम लिखेंगे एम वी और डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है? ये एम इस एम से गया, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा? वी डी वी इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और ये डी आर इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? हमने क्या किया है कि वी डी वी को इधर ही रहने दिया, सिर्फ डी आर को उधर जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स को हमने क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वी डी वी इज इक्वल टू माइनस जी एम ई। अच्छा, एम के साथ छोटू सही लगाना है क्योंकि ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, और यहाँ पर डी आर। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? आपको पता है इंटीग्रेशन, यहाँ पर वी डी वी, वी का इंटीग्रल क्या आएगा? ये हमारे पास आएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? होगा ना? वी 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा वी डी वी का। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस जी एम ई, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। और इंटीग्रेट हम किसको करेंगे? डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को, ठीक है? और ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आएगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम ई, और इंटीग्रल ऑफ आर की पावर -2 डी आर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? यानी कि आपने r की पावर -2 को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। आर स्क्वायर है ना, नहीं, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? r -2 हो जाएगा, ठीक है? अब v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम ई, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा r -2 + 1 ओवर -2 + 1, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू -2 + 1 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और वो माइनस इस माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? r की पावर -1, तो माइनस जी, या एक और स्टेप इसका कर ही लें,
यहाँ पर आएगा r की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से गया तो आ जाएगा v² डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू g m e, और r की पावर -1 है ना, इसको मैं 1/r लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख दो डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। और एक और चीज़, इंटीग्रेशन हमने ख़त्म किया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा +c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हमारे पास आएगा, यहाँ भी +c, यहाँ भी +c। ठीक हो गया, क्योंकि इंटीग्रल यहाँ पे हमने खोला है ना, तो आगे क्या आएगा +c और +c आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, अच्छा ये हमें क्या कहती है वो चीज़ देखते हैं। देखो, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक आपने v की जगह क्या लिखना है, v0, v की जगह आपने क्या लिखना है, v0 लिखना है, और r की जगह आपने क्या लिखना है, re लिख देना है। ठीक है, क्यों लिख देना है वो आगे चल के बताते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं। एक्चुअली ना हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, ये c, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इसको ना इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो v की जगह आपने क्या पुट करना है, v0 पुट करना है, तो आपके पास आएगा v0² डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या किया, v की जगह v0 पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, इज इक्वल टू g m e ओवर, यहाँ पर क्या है स्मॉल r है, तो आप क्या पुट करेंगे कैपिटल R और +c, और हम इस c की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो c इज इक्वल टू v0² डिवाइडेड बाई 2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -g m e डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, c की वैल्यू निकल आई, इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 का। देखो अब इनिशियल बाउंड्री कंडीशन लगा क्यों रही है कि हमने ना यहाँ पर ये जो v0 है ना, ये v0, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, और r की जगह हमने r ही क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो हमने सरफेस ऑफ अर्थ से इसको थ्रो किया है। सरफेस ऑफ अर्थ से जब हमने थ्रो किया है तो इस कितने डिस्टेंस पे थी सेंटर से, re, जितना उसका रेडियस है अर्थ का रेडियस कितना है re, तो अगर हम इसको ऐसे सरफेस के ऊपर से थ्रो करें तो रेडियस कितना होगा, re। ओके हो गया, मतलब अर्थ से डिस्टेंस कितना होगा, re होगा, और जिस वेलोसिटी से हम इसको थ्रो कर रहे हैं कि ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, v0, यानी एस्केप वेलोसिटी। ओके हो गया, इस वजह से v की जगह v0 और r की जगह r ही लगाया, तो हमने इनिशियल बाउंड्री कंडीशन लगा दी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, इस c की जगह। ठीक है, जिस मकसद के लिए हम इसको निकाल रहे थे, तो आप क्या लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 4 in 3, मतलब इक्वेशन 4 को आपने 3 में पुट कर देना है। तो वो पुट करने से क्या आंसर आएगा वो चीज़ देखते हैं। तो आप लिखोगे v² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर c की जगह आपने पुट करना है ना, तो c की जगह जब पुट करेंगे तो आएगा g m e डिवाइडेड बाई r, ये उसी तरह प्लस c की जगह ये सारी टर्म आपने पुट करनी है, ये सारी टर्म आपने पुट करनी है। तो मैं v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इधर लिख रहा हूँ, और माइनस है, इन दोनों को ना इकट्ठा में कर देता हूँ, -g m e डिवाइडेड बाई r e, हमने ये कर दिया, कुछ भी नहीं कहा, c की वैल्यू पुट की है। v² बाई 2 g m e बाई r तो पहले ही था, और c की जगह हमने क्या पुट किया, v0² बाई 2 -g m e बाई r e, v0² बाई 2 -g m e बाई r e। ओके हो गया, ये हमने इसमें पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से जब हम इसको थ्रो करेंगे तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, ये सेंटर से लेकर ये हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। मैं पहले भी इस चीज़ को बता के आ चुका हूँ कि जहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उस चीज़ को आप कह लें कि ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, वो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी हो गया है। ओके हो गया, तो अब हम क्या पुट करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, फाइनल वेलोसिटी, जाहिर सी बात है अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या पुट करोगे, 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, v की जगह जब 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये सारी टर्म 0 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी एम डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। ओके हो गया, कोई मसला इसमें, कोई मसला नहीं सर। अच्छा अब जी एम ई बाई इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप उठाकर इधर ले आओ तो ये बन जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, माइनस साइड आके प्लस हो गया और ये उसी तरह v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जी एम ई बाई इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगी ना, तो हमारे पास ये सारा कुछ आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर इसको मैं रेस कर देता हूँ, फिर आगे बाकी कैलकुलेशन हम इसकी यहाँ पर करते हैं। मैं ना इसको ये रेस कर रहा हूँ, होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। ओके हो गया। अच्छा यहाँ पर ना कौन सी हमारे पास इक्वेशन आई है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर, ठीक हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। 2 से काट गया तो हमारे पास आ जाएगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम डिवाइडेड बाय आर ई। ओके हो गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, आप इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 5 का, ठीक हो गया। अच्छा अब सर कब ये ख़त्म होगा, भाई हो जाएगा। अच्छा ना ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, g इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई, ठीक है, जो पहले हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हम निकाल के आ चुके हैं, लेकिन चलें फिर से इसको निकाल के दिखा देते हैं कि हमारे पास क्या था कि जो वेट ऑफ द बॉडी होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो क्या था, एम जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर था, ठीक है, आर का स्क्वायर था, और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, एम से कट गया तो g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास g की वैल्यू निकलती है, ठीक हो गया। तो ये g की वैल्यू आपने याद रखनी है, इसको मैं अभी यहाँ से रेस कर रहा हूँ। ओके अच्छा आपने क्या करना है, दोनों साइड को 2r से मल्टीप्लाई कर देना है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2r, रेडियस ऑफ अर्थ है ये, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2g r e इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2g m r e डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, और ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2g r e इज इक्वल टू 2g m डिवाइडेड बाय आर ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई, ठीक है, जस्ट 2 स्टेप्स रह गया है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2g m e बाय आर ई, ये क्या है, 2g r इज इक्वल टू 2g m e, ये मैसा फर्क है, डिवाइडेड बाय आर ई, डिवाइडेड बाय आर ई। तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी नहीं है ना, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 6, कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 6 हमारे पास आएगा। तो कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 6, तो 5 और 6 को कंपेयर करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2g m e बाय आर ई की जगह आप ये लिख दो, तो 2g r e, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इस सारे की जगह ये लिख दी है, इस सारे की जगह ये लिख दी है, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी के इक्वल है। तो v नॉट इज इक्वल टू 2g r e, ये हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है। v नॉट हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी सरफेस ऑफ अर्थ से,
ओके अब ये कितनी होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, वो चीज़ देख लेते हैं। तो V नॉट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10 टू रेज पावर 6, ठीक है, मीटर पर सेकेंड ऐसे। और V नॉट इसको सॉल्व करने से कितना निकलता है 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होती है 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से थ्रो करना है और चाहते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि उसको नीचे से 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देनी पड़ेगी। यानी कि इतनी ज़ोर से उसको फेंकना पड़ेगा कि वो 1 सेकंड के अंदर 11.3 किलोमीटर कवर कर जाए, इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करना चाहिए। तो फिर हमारे पास वो क्या होगा, वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ओके हो गया। और अगर मून के लिए निकाल रहे हैं, आप मून के लिए निकाल रहे हैं, फॉर मून अगर आप चाह रहे हैं मून के लिए एस्केप वेलोसिटी निकालना, तो सिंपल कुछ भी नहीं, आप करेगा V नॉट इज इक्वल टू 2gm और rm। यानी यहाँ पर रेडियस आप मून पुट करें, ग्रेविटेशन फील्ड आप मून पुट करें, ठीक है, जी की जो वैल्यू होती है मून के ऊपर वो पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट कर लें, तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी मून के लिए निकल आएगी। ओके हो गया। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, डिपेंड कर रही है जी के ऊपर और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। अब जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मैस ऑफ अर्थ के ऊपर भी। यानी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मैस कितना है, ठीक है, मैस ऑफ अर्थ कितना है, उस जिसके जहाँ पे आप एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो मैस है प्लैनेट का, उस मैस का जो यहाँ पर तो अर्थ हम ले रहे हैं ना, तो मैस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, जी की वैल्यू फिर उस पर कितनी है, तो इन चीज़ों पे ये एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। और यहाँ पर कहीं पर आपको स्मॉल m नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट या मैस ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। ओके हो गया। डिपेंड किस चीज़ पे करती है, मैस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, जिसे हम कहते हैं कि ये वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एस्केप वेलोसिटी। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।